हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर की आज की क्लास में मैं आप लोगों के पेपर 2 का 8वां यूनिट जो है उसका अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने देखिए इस पेपर से 7 यूनिट का भली भांति पूरा अध्ययन कर लिया है और ये यूनिट आपके इस पेपर का देखिए अंतिम यूनिट है। उसके बाद आप लोगों का ये सिलेबस जो है पेपर 2 का कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 में भी हम लोगों ने देखिए 7 यूनिट तक का अध्ययन कर लिया है, उसमें भी आपका अंतिम यानी 8वां यूनिट बचा हुआ है। तो इस क्लास के बाद मैं उस पेपर का भी 8वां यूनिट आपका कंप्लीट करा दूंगा, जिससे मेरे द्वारा कहे गए अनुसार आपका ये जो दोनों पेपर है आपकी परीक्षा के पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आप लोग अब अपने इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको रिवीजन करिए और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आइए, जिससे मेरी मेहनत भी सफल मानी जाए और आपकी मेहनत भी अच्छे तरीके से आपके लिए सफलता के मार्ग लेकर आए। ठीक है, तो आज हम लोग को देखिए इस पेपर में पढ़ना है 8वां यूनिट और 8वां यूनिट देखिए किस नाम से है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी समान संभाव्यता वक्र। इसी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखा जाए कि समान संभाव्यता वक्र होती क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और ये किस तरीके से व्यक्त की जाती है, इसका क्या कैलकुलेट करने का तरीका है। सारी चीज़ों को आज की क्लास में देखते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और फिफ्थ सेमेस्टर में देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पेपर 2। और पेपर 2 का देखिए जो 8वां यूनिट है वो किस नाम से है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समान संभाव्यता वक्र। इस यूनिट में देखिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस छोटा सा 2-3 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है कि समान संभाव्यता वक्र का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी इसकी अवधारणा क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, ये कैसे डिफाइन की जाती है, इसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट। तो देखिए समान संभाव्यता वक्र एक ऐसी आदर्श और सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल कर्व है जो किसी वितरण में पाए जाने वाले अंक या मापों की आवृत्तियों को प्रदर्शित करती है। यानी यह किसी भी वितरण में या किसी भी अंक या माप की प्रवृत्तियों को मापने के लिए उपयोग की जाती है। इसको देखिए सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि किसी भी डाटा में इस तरीके से इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें देखिए ये जो मैक्सिमम पॉइंट इसका हाइट होता है वही कहा जाता है एनपीसी का मैक्सिमम हाइट, और इसी के बीच में जो औसत आंकड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसको ज़्यादातर देखिए कहाँ पर उपयोग किया जाता है, जब किसी भी आईक्यू वगैरह का कैलकुलेशन किया जाता है तब इसमें इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक, देखिए यह वक्र क्या दर्शाती है कि किसी समूह में अधिकांश व्यक्ति जो है औसत के निकट होते हैं और बहुत कम व्यक्ति जो है अत्यधिक या उच्च या अत्यधिक निम्न अंकों के पास। देखिए इसमें क्या होगा कि जहां पर ये कर्व ज़्यादा है इसके बीच के मतलब अधिकांश लोग हैं इसी कर्व के बीच में पाए जाए, और जैसे जैसे ये कर्व नीचे की तरफ जाएगी लोगों की संख्या घटती चली जाती है। ठीक है, यानी दोनों सिरों पर पाए जाने वाले जो मार्क होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। देखिए सरल शब्दों में कि सामान्य वक्र वह वक्र है जिसमें अधिकतर मान जो है मध्य में होते। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अधिकतर मान कहाँ रहेंगे, मध्य में, और बहुत कम मान जो है दोनों सिरों पर पाए, दोनों सिरों पर मान जो है कम पाए जाते हैं। इसका आकार देखिए घंटी के समान होता है, इसलिए इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। देखिए इसको जब आप देखेंगे तो ये कैसा आकार बन रहा है, घंटी के आकार, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो घंटी के आकार का बना तो देखने में कैसा लग रहा है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर इसकी आकृति और क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए समान संभाव्यता वक्र का आकार देखिए कैसा होता है, इस प्रकार का। यहाँ देखिए ये एक इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, आईक्यू का कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ देखिए 55 से लेके 145 के बीच में आईक्यू रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो औसत है 85 से 115 के बीच में ज़्यादा लोग हैं, औसतन लोग किसके बीच में। इसके बाद धीरे धीरे देखिए ये संख्या घट रही है, इधर जब आईक्यू बढ़ेगा तो भी घंटियाँ घट रही है, और देखिए यहाँ पर घट रहा है तो भी घट रही है। ठीक है, यह घंटी के आकार की देखिए बेल शेप्ड की सममित यानी सिमेट्रिकल वर्क होती है। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला भी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखिए सामान्य वक्र को गणितीय रूप में इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा कर्णी 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 x माइनस एक्स का बार अपान सिग्मा का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका ये फार्मूला है गणित में कैलकुलेट करने का।
यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज का क्या मतलब होता है। वाई का मतलब होता है किसी बिंदु पर वक्र की ऊंचाई, एक्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्कोर, एक्स बार का मतलब होता है माध्य, सिग्मा का मतलब होता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, और ई होता है प्राकृतिक लघु गुणक के आकार के लिए यानी 2.718, और पाई का मान क्या होता है 3.1416। तो इस तरीके से इसको गणितीय रूप में भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, देखिए यह सूत्र क्या है कि एक आदर्श सामान्य वितरण को दर्शाता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो पहले विशेषता इसकी क्या है कि यह घंटी की आकार की एक संरचना होती है। इसमें देखिए यह वक्र एक घंटी के समान होती है, मध्य भाग में ऊंची और सिरों की ओर धीरे धीरे घटती हुई। उसके बाद फिर देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है कि यह सममित होता है यानी सिमेट्रिकल होती है। वक्र का बायां और दायां भाग एक दूसरे के समान होता है, अर्थात औसत के दोनों ओर वितरण इसमें समान होता है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि यह एकमात्र शिखर के रूप में होती है यानी यूनि मॉडल, इसमें केवल एक उच्चतम बिंदु होता है। अगली विशेषता क्या है कि माध्य, माध्यिका और मोड इसमें क्या होते हैं समान होते हैं, यानी समान वक्र में ये तीनों माप समान होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगली विशेषता क्या होती है कि यह इसमें असीमित सीमा होती है यानी एसिम्प्टोटिक होती है, यानी वक्र की दोनों बाहें कभी एक्स अक्ष को नहीं छूती हैं, केवल उसके समीप से जाती है। यानी अभी हमने जो ये आकार देखा तो इसमें देखिए जो एक्स एक्सिस से टच नहीं करती है, थोड़ी सी दूरी पे रहती है। ठीक, इसका क्षेत्रफल का जो नियम है वो इसको फॉलो करता है। देखिए वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल जो है 1 या 100% माना जाता है, और वितरण का नियम भी यह फॉलो करता है, यानी मीन से एक एक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर क्षेत्र इस प्रकार विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है 68.26% आबादी, और दूसरा देखिए मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा क्या होता है 90.44%, और मीन सिग्मा माइनस प्लस 3 क्या होगा 99.73% आबादी। ठीक है, अगली विशेषता क्या है कि चरम मानों की दुर्लभता इसमें देखी जाती है, यानी अत्यधिक उच्च या निम्न स्कोर बहुत कम पाए जाते हैं। और अगली विशेषता है 9वीं कि औसत पर इसमें सबसे अधिक आवृत्ति होती है, यानी सबसे अधिक व्यक्ति औसत के निकट होते हैं। ठीक, इसका उपयोग देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या क्या होता है। तो पहला उपयोग देखिए इसका है कि मानकीकरण के लिए उपयोग होता है, यानी विभिन्न प्रकार की परीक्षा परिणामों को सामान्य वक्र के अनुसार मानकीकृत किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए क्या होता है तुलना करने के लिए, विभिन्न समूहों के परिणामों की तुलना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए मूल्यांकन में इसका उपयोग किया जाता है, किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन सामान्य समूह के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए, परीक्षणों की गुणवत्ता को जांचने के लिए, यदि टेस्ट के स्कोर सामान्य वक्र के समान वितरित हैं तो यह टेस्ट विश्वसनीय माना जाता है। अपवाद को पहचानने के लिए भी होता है, जैसे बहुत अधिक या बहुत कम स्कोर वाले जो व्यक्तियों की पहचान इसके द्वारा ही की जाती है, और ये बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद फिर देखिए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि आदर्श बनाम वास्तविक सामान्य वक्र में क्या अंतर होता है। तो देखिए स्वरूप के आधार पर जो आदर्श वक्र होती है वो पूरी तरह से सममित होती है, और जो वास्तविक वक्र होती है हल्का असममित होती है। आधार, माध्य, माध्यिका और मोड देखिए आदर्श वक्र में समान होता है और वास्तविक वक्र में थोड़ा भिन्न होता है। प्रयोग के आधार पर अंतर क्या है कि यह सैद्धांतिक मॉडल का उपयोग होता है और इसमें व्यवहारिक आंकड़ों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि समान संभाव्यता वक्र जो है सांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण वितरण वक्र है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी समूह में कितने व्यक्ति औसत के निकट हैं और कितने उससे ऊपर या कितने नीचे। संक्षेप में देखिए क्या कहा जा सकता है कि समान संभाव्यता वक्र एक घंटी के आकार की सममित एक शिखरी वक्र है जिसमें अधिकतम आवृत्तियां औसत के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में आपका जो ये 8वां यूनिट है वो मेरी तरफ से पूर्ण किया गया, और अब आपका सिलेबस जो है दूसरे पेपर का कंप्लीट हो गया। पहले पेपर का भी एक यूनिट बचा हुआ है, मैं उसको अगली क्लास में आपको पूर्ण करा दूंगा। तो उस तरीके से आपका ये दोनों पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़कर, अध्ययन करके, रिवाइज करके अपने इस पेपर में अच्छा मार्क्स ले आएँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आपके जो प्रैक्टिकल वाला जो फाइल है उसको देख लेंगे
कि कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एक क्लास में आप लोगों की और से कर लूँगा, जिसके बाद आपका ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग आप लोगों से कब मुलाकात करेंगे? आपके अगले सेमेस्टर में, यानी आपके 6th सेमेस्टर में, इस ईयर के एकदम फाइनल में। तो चलिए, तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।